हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी स्टडी में लग गए होंगे, क्योंकि आपका नया सत्र है वो प्रारंभ हो चुका है। और वो कहते हैं ना कि जो लोग प्रारंभ से अपनी तैयारी में लग जाते हैं, जो लोग बिगिनिंग से अपना एम निर्धारित कर लेते हैं, उनको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। और आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है 12th क्लास में 90% प्लस अंक लाने का। तो आपका ये लक्ष्य हासिल करने में, कंप्लीट करने में, पूर्ण करने में मैं साल भर आप लोगों के साथ रहने वाला हूँ। इस चैनल पर आप लोगों के लिए शानदार क्लासेज है वो उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो आपको तो बस इस चैनल पर बने रहना है। बात करें आज की इस क्लास में, आज की इस क्लास में अपनी जो बुक का फ्लेमिंगो उससे शुरू करने वाले हैं। और फ्लेमिंगो बुक का यानी अपनी जो बुक फ्लेमिंगो है उसका पहला चैप्टर शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहले चैप्टर की समरी पढ़ने वाले हैं, चैप्टर के महत्वपूर्ण पैराग्राफ्स और उन पैराग्राफ्स के प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। और चैप्टर के जो क्वेश्चंस है, जो चैप्टर के क्वेश्चंस है और जो महत्वपूर्ण एडिशनल क्वेश्चंस है उनके बारे में चैप्टर के अंत में बात करने वाले हैं। तो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं हम? अपनी बुक फ्लेमिंगो का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन। सर लास्ट लेसन बोल दिया आपने तो, अरे घबराओ मत, चिंता मत करो, अपने चैप्टर का नाम क्या है? लास्ट लेसन है, अंतिम पाठ है। सर अंतिम पाठ आज ही पढ़ा देते हो, है आज ही शुरू कर लिया आपने? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अपना जो पहला चैप्टर है ना, चैप्टर फर्स्ट जो है, चैप्टर फर्स्ट जो है वो आपके पास, इस चैप्टर का नाम क्या है? अंतिम पाठ नाम याद है ना? ध्यान रखना, अंतिम पाठ है भाई, अंतिम अध्याय भी बोल सकते हैं इसको, अध्याय लिख देते हैं, चिंता मत करो। क्या है चैप्टर की कहानी? चैप्टर की कहानी हम धीरे धीरे सारी बातें करेंगे। चैप्टर की कहानी दो ऐसे शहरों की है जो एक देश के द्वारा दूसरे देश पे जब अधिकार कर लिया जाता है, यानी एक देश जब दूसरे देश पे अधिकार कर लेता है और वो जो परिक्षेत्र होता है, उस परिक्षेत्र में जो विद्यालय होता है, उस विद्यालय पे क्या फर्क पड़ता है, वो बातें इस चैप्टर में बताई गई है। अब ये युद्ध कौन सा है? तो फ्रैंको प्रेसियन युद्ध की बात है, फ्रांस और प्रशिया के युद्ध की कहानी है भाई। उस दौरान अपने पास स्कूलों पे क्या प्रभाव पड़ता है, स्कूली जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो जो व्यथा है, वो जो बातें हैं, वो इस चैप्टर में बताई गई है। तो देखो चैप्टर में सारी बातें डिटेल से करने वाले हैं, घबराना नहीं है, हर चीज़ समझाने वाला हूँ। पहले बात कर लेते हैं इस चैप्टर के पात्रों के बारे में। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? पात्र होता है। अब ये पात्र कौन कौन होते हैं? तो इस कहानी में, इस चैप्टर में जो मुख्य पात्र हैं उनमें दो हैं भाई। कौन कौन है? एम हिमेल है और फ्रेंज है भाई। ये दो पात्र मुख्य हैं, इनके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। अगर मुख्य पात्र की बात करें तो वो फ्रेंज है और द्वितीय स्थान पे अपने पास क्या है? एम हिमल है। लेकिन एम हिमल से अपने पास क्या है? ये जो टीचर है, इसलिए अपने पास क्या है? इसको प्राथमिकता देते हैं। लेकिन मुख्य पात्र इसका क्या है? फ्रेंज है। फ्रेंच कौन है वो बातें बाद में करेंगे, पहले बता देते हैं एम हिमल कौन है भाई। एम हिमल कौन है? एम हिमल टीचर है भैया आप लोगों के पास। इस कहानी में, इस चैप्टर में जो हम बातें पढ़ने वाले हैं, जिस स्कूल की बात होने वाली है, उस स्कूल में जिसमें अपने पास फ्रेंच पढ़ता है, उसके टीचर हैं एम हिमल। बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी है, बहुत ही अपने पास बच्चों पे स्ट्रिक्ट यानी डिसिप्लिन रखने वाले हैं। इसके अलावा कुछ कुछ अपने पास इनमें कमियां भी हैं, कुछ कमियां हैं तो कुछ इनमें अच्छाइयां भी है। वो सारी बातें हम अपने चैप्टर में करने वाले हैं। तो अपनी जो कहानी है वो इसके भी इर्द गिर्द घूमने वाली है, एम हिमेल के। दूसरे पात्र की बात करें तो वो आता है फ्रेंच। सर फ्रेंच कौन है? तो फ्रेंच आप जैसा बच्चा है भाई, है ना, जो स्कूल में जाने से कतराता है, स्कूल में जाने से डरता है। क्यों? स्कूल नहीं जाना चाहता है। आपकी भी इच्छा करती है आज स्कूल नहीं जाएंगे, है ना, इच्छा होती है, बाद में गुरुजी का फोन जाता है, मम्मी पापा डांटते हैं, फिर स्कूल मजबूरी में जाना पड़ता है। वैसे ही ये है अपने पास फ्रेंच, इसका भी मन करता है आज स्कूल नहीं जाकर मैं ना बाहर फिसल पट्टी जो होती है वहाँ पे अपने पास क्या है मजा लूँ, आनंद लूँ, जो ड्रिलिंग हो रही होती है सोल्जर्स की वहाँ पे देखूँ, बुलेटिन बोर्ड, यानी बहुत सी बातें जो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं पूरे चैप्टर में। पूरे चैप्टर में जो मुख्य पात्र है वो कौन है? ये अपने पास चीफ कैरेक्टर जिसको अपन कह सकते हैं ना, चीफ कैरेक्टर अगर बात करें अपने पास तो वो फ्रेंजी ही है।
इसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमने वाली है और बीच में इन दोनों की वार्तालाप भी होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चैप्टर में आनंद जरूर आएगा, लेकिन सुनोगे तो आनंद आएगा, नहीं आएगा। ओल्ड होसर कौन है? ये अपने पास एक छोटा सा पात्र है जिसकी एक बार एंट्री होगी है। वाचर कौन है? इसकी भी एक बार एंट्री होगी, बाकी कोई एंट्री नहीं है। मतलब एंट्री का मतलब इस अपने चैप्टर में इनका नाम दोबारा नहीं आएगा, बस एक जगह आ जाएगा, नहीं 2 जगह आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। इसके अलावा अपने पास एक ओल्ड मेयर और होता है भाई, जो मेयर होता है वो और इसमें पात्र है, उसके बारे में बात कर लेंगे। अब बात करें अपने पास जो फ्रेंको प्रशियन जो वार है, ये जो फ्रेंको प्रशियन का मतलब होता है फ्रांस और प्रशिया का जो क्षेत्र है, जो देश है, उनके युद्ध हुआ था। उस युद्ध के दौरान की बात है जिसमें प्रशिया है वो जीत जाता है और फ्रांस के 2 जिले हैं उन पे अधिकार कर लेता है ना। तो उन जिलों में, जिन जिलों पर प्रशिया अधिकार करता है, वहाँ पे क्या जीवन बीतता है, वहाँ के विद्यालय पे क्या असर पड़ता है, वो सारी बातें अपने पास इन कैरेक्टर्स के माध्यम से अपन जानने वाले हैं। तो इस चैप्टर के मुख्य पात्रों के बारे में मैंने बता दिया। अब चलते हैं अपने इस चैप्टर के बारे में, है ना, चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर के बारे में शुरू से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ऑथर के बारे में पढ़ते हैं भाई। ऑथर कौन है? अल्फोंसे डोडेट है भाई। कौन है? अल्फोंसे डोडेट है। अपने इस चैप्टर के जो ऑथर है वो ये है। इनका जीवन काल कब कितना रहा है? 1842 1897 रहा है इनका जीवन काल रहा है। बहुत ही शानदार लेखक है। वाज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट। वो एक फ्रांस का मतलब क्या होता है? फ्रांस देश जो होता है, जैसे अपन इंडियन होते हैं ना, अपन इंडियन होते हैं, तो फ्रेंच जो फ्रांस देश होता है उसके जो लोग होते हैं उनकी नागरिकता को फ्रेंच कहते हैं। तो फ्रेंच नोवेलिस्ट उपन्यासकार थे। नोवेलिस्ट का मतलब उपन्यासकार। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी कहानियां लिखने वाले थे। द लास्ट लेसन इज, अपने पास ये जो अपने चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रशियन वॉर। जो फ्रेंको प्रशियन युद्ध हुआ था उस दौरान अपने इस चैप्टर को लिखा गया है। 1872 1871 युद्ध कब हुआ? 1870 से 1871 के बीच में युद्ध हुआ है। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस को हरा दिया जाता है। वॉज डिफीटेड यानी वॉज डिफीटेड पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस वाक्य है। तो फ्रांस को हरा दिया जाता है बाय प्रशिया, प्रशिया के द्वारा। लेड बाय बिस्मार्क, जो कि अपने पास बिस्मार्क के द्वारा अपने पास क्या लीड किया जा रहा था। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट, अपने पास जो प्रशिया देश है वो उस समय क्या था, उसमें क्या क्या शामिल थे। व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ द जर्मनी, जो कि अपने पास अब जो जर्मनी के क्षेत्र हैं, जो उस समय जो अपने पास क्या था, प्रशिया था, उसमें क्या क्या थे, जर्मनी था, पोलैंड था एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ये तीनों देशों के समूह जो थे उनको अपन क्या कहते हैं? प्रशिया कहते हैं। ये तीनों देशों का समूह जो था वो प्रशिया था। तो अब याद रह जाएगा? हाँ बिल्कुल। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में फ्रांस डिस्ट्रिक्ट्स अल्सास एंड लोरेन, अपने पास 2 जिले हैं, नाम याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठेगा इन पे। अल्सास और लोरेन ये दोनों अपने पास जिले हैं जिनको प्रशिया है अपने अधिकृत कर लेता है। हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स, जो कि प्रशिया के हाथों में जाने का मतलब अधिकार कर लिया उस पर। Read the story to find out what effect had on life at school। चलिए कहानी पढ़ते हैं और कहानी से हम जानेंगे अपने विद्यालयों पे क्या प्रभाव पड़ता है इस युद्ध का। अब इसके बाद में बात करते हैं। देखो यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है और यहाँ से अपनी एंट्री होती है फ्रेंच की। किसकी एंट्री होती है भाई? फ्रेंच की होती है। याद रखना इस पात्र को, बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण पात्र है, इसके बारे में प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और ये जो पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक का और इसके आगे तक का, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है भाई, याद रख लेना, अभी बता देता हूँ मैं। ये पैराग्राफ आ सकता है, गारंटीड है, एग्जाम 2026-27 के लिए बता रहा हूँ, देख लो, भविष्यवाणी कर रहा हूँ मैं तो। हाँ, क्या है? आई जो है यहाँ पे, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। ये जो आई है, ये आई कौन है? इसमें प्रश्न पूछ सका, अगर पैराग्राफ आ जाए तो प्रश्न पूछेगा। तो आई किसके लिए आया है? आई फ्रेंच के लिए आया है। मैं ये 2 नहीं है रे, कहीं आप देखो गुरुजी 2 लिख दिया। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह, यानी उस सुबह जिस दिन मैं जा रहा था, जिस दिन की ये बात कर रहा है, उस दिन बहुत ही देर से गया भाई स्कूल के लिए। मैं देर से शुरू हुआ, सुबह सुबह स्कूल था, लेकिन मैं बहुत ही लेट मॉर्निंग हो गई थी। लेट मॉर्निंग का मतलब 10 बज गए होंगे, 11 बज गए होंगे। मॉर्निंग होती है सुबह सुबह, लेकिन लेट मॉर्निंग होती है 10 से 11 बजे के जो समय होता है।
एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मैं इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मतलब होता है डर में था भाई, है ना। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मतलब होता है डर में, क्या होता है भाई, डर में, मैं डर में था, स्कोल्डिंग यानी डांट, और मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था डांट की डर से, है ना। डांटना, मुझे लगा कि डांट पड़ने वाली है, क्या पड़ने वाली है भाई, मुझे डांट पड़ने वाली है। तो स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांट, याद रखना भाई, डांटना। या स्पेशली बिकॉज, मुख्यतः, बिकॉज एम हेमल हैड सेड, क्योंकि स्पेशली यानी मुख्यतः भाई, क्या होता है भाई, मुख्य तो होता है, बिकॉज क्योंकि एम हेमल हैड सेड, क्योंकि एम हेमल ने कहा है दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे पार्टिसिपल्स पे। अब ये पार्टिसिपल्स क्या होते हैं आप लोगों के टॉपिक में है, तो चिंता मत करो, पार्टिसिपल्स को मैं समझाने वाला हूँ बहुत ही शानदार तरीके से, फ्रेंच की तरह परेशान नहीं होगे आप लोग। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं ऐसा नालायक बच्चा कि मुझे पार्टिसिपल्स का पहला शब्द याद नहीं, इसका मतलब होता है मुझे पहला रूल भी याद नहीं है, पहला शब्द का मतलब पहला रूल भी याद नहीं है। फॉर ए मोमेंट आई थॉट, पहले बार मेरे मन में विचार आया, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा भाग चलते हैं भाई, जाते हैं, रहने देते हैं, रनिंग अवे का मतलब दूर हो जाना, एंड स्पेंडिंग द डे, और दिन बिताना भाई। स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है, स्पेंडिंग का मतलब होता है बिताना, क्या होता है भाई, बिताना होता है, खर्च कर देना होता है वैसे, लेकिन दिन बिताने से। द डे आउट ऑफ डोर्स, सबसे पहले तो मैंने सोचा स्कूल के दरवाजों से बाहर खेलते हैं, घर से निकल आए, स्कूल जाते नहीं है, बाहर आनंद मजे लेंगे, जैसे आप भी करते हो, मुझे पता है बहुत बार कर देते हो। इट वॉज सो वार्म, ये बहुत ही गर्म दिन था भाई, गर्मी थी। सो ब्राइट, चमकीला दिन था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और अपने पास जो पक्षी थे वो चिरपिंग का मतलब होता है चहचाना, चिरपिंग का मतलब क्या होता है, चहचाना, चहचाना, लिख दिया भाई, हाँ, चिरपिंग का मतलब चहचा रहे थे। कहाँ पे, एज का मतलब होता है किनारे पे, एज का मतलब किनारा, एज का मतलब क्या होता है भाई, किनारा होता है। अब ये किनारा किसका, वुड्स का। अब ये वुड्स क्या होती है सर, लकड़ियाँ, वुड का बहुवचन है ना, वुड का बहुवचन क्या होता है, वुड्स होता है, और वैसे इसका मतलब क्या होता है, लकड़ियाँ होता है आप लोगों के हिसाब से, तो आप लोगों के हिसाब से है ना, मेरे हिसाब से नहीं रहे, कहीं सोच लो। हाँ, वुड का मतलब लकड़ी होता है, अगर जब इसका मतलब लकड़ी होता है तो इसका बहुवचन नहीं बनता है, तो फिर ये बहुवचन किसके लिए आया है, ये जंगल के लिए आया है सर, है ना, अब याद रह जाएगा। तो वुड्स का मतलब फॉरेस्ट होता है, तो जंगल के किनारे, बाहर की तरफ जो जंगल है उसके किनारे किनारे पक्षी चहचा रहे थे, आनंद ले रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और क्या है शामिल, आप लोगों के पास क्या है, एक आरा मशीन होती है जहाँ पे लकड़ी चीरने फाड़ने का काम किया जाता है, उसके पीछे क्या कर रहे हैं, जो प्रशियन सोल्जर्स हैं वो अपनी ड्रिलिंग कर रहे हैं। ड्रिलिंग का मतलब होता है वो जो लाइन में लग के अपनी परेड वगैरह नहीं होती वो कर रहे होते हैं। इसके बाद में इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और ये सारा बहुत ही, टेम्पटिंग का मतलब होता है आकर्षक, क्या होता है भाई, आकर्षक होता है। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, ये पार्टिसिपल्स के नियमों से ज़्यादा आकर्षक लगा भाई मुझे। स्कूल जाऊंगा, गुरुजी मुझसे प्रश्न पूछेंगे, इससे अच्छा मैं बाहर रहूं, आनंद से रहूंगा, बाहर मजे लूंगा, खेलूंगा, लेकिन उस समय का जो खेलना होता है वो भविष्य में बड़ा नुकसानदायक होता है। जैसे आप लोग भी सोचते हैं ना, आज तो गुरुजी प्रश्न पूछेंगे, चलो बाहर रह लेते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, घर से आ जाते हो तैयार होके। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल ऐसे क्या थी, मेरे अंदर ऐसे रेसिस्ट करने की, यानी जो आकर्षण का भाव, जो भाव आ रहे थे ना, इनको मुझे दबाने का मेरे अंदर पावर था भाई, ताकत थी कि मैं इसका विरोध कर लूँगा। रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध कर लेना, के विरुद्ध जाना। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल की तरफ तेज गति से चल पड़ा। ये होता है पहला पैराग्राफ। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल। अब अपने पास ये उसी पैराग्राफ का हिस्सा मान के चल लेते हैं भाई। हाँ, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, यानी टाउन हॉल यानी कस्बे का जो हॉल होता है जहाँ पे अपने पास मीटिंग वगैरह होती है, टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो उस टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट, सूचना पट पे भीड़ थी भाई, क्राउड का मतलब होता है भीड़ थी बहुत सारी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, और ये जो बुलेटिन बोर्ड है ना, इस पे पिछले 2 साल की जितनी भी बुरी खबरें थी, जितनी भी बुरी खबरें थी वो यहीं से मिली है। पहले ऐसे तो था नहीं कि मोबाइल था, टीवी था जिस पे देख लिया भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, पहले ये नहीं था।
पहले क्या था, 1871 की बात है भाई, 1870-71 की, तो कहाँ पे था वहाँ पे? तो वहाँ पे क्या होता था, जो भी घटना होती थी वो बुलेटिन बोर्ड पे चिपका के दिखाते थे लोगों को कि भाई आज यहाँ पे ये घटना हुई थी, कल ये घटना हुई थी, तुरंत नहीं मिलता था। आज तो अपन लाइव देखते हैं सब कुछ, तो वैसा नहीं था भाई। द लॉस्ट बैटल, सबसे पहले तो 2 साल की बुरी घटनाओं में क्या था, खोया हुआ युद्ध, जो हमने युद्ध हार गए, जो हम युद्ध हार गए। ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर एंड आई थॉट टू माई सेल्फ। और इसके अलावा जो ड्राफ्ट होते हैं, ड्राफ्ट का मतलब होता है जो मसौदा तैयार होता है, जो अपने पास आदेश आते हैं कि भाई इस तरीके से नियम लगाने, इस तरीके के नियम लगाने, वो होता है ड्राफ्ट। और द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो कमांडिंग ऑफिसर के आदेश होते हैं वो भी हमें यहीं से मिलते हैं। इसके अलावा एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, माई सेल्फ, खुद ही मैंने सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, मैं वहाँ पे रुका नहीं, बिना रुक के, यानी उस भीड़ के पास से जा रहा हूँ और फिर मैं सोचता जा रहा था, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो गई भाई, आज भीड़ है, आज क्या हो गया। देन एज आई हरीड बाई द फास्ट एज आई कुड गो, और जब मैं इतनी तेज गति से जा रहा था जितना मैं कर सकता था, द ब्लैक स्मिथ वॉचर, वॉचर का नाम आ गया, अब बाद में नहीं आएगा। ब्लैक स्मिथ जो लोहार था, वॉचर जो कि एक लोहार था, उसने क्या कहा, हु वाज देयर, वो भी वहीं पे था, विथ हिज अप्रेंटिस, वो अपने अप्रेंटिस का मतलब होता है नौसिखिया जो स्टूडेंट होता है, यानी अप्रेंटिस का मतलब होता है सीखने वाला, जो स्टूडेंट था उसके साथ था। उसने क्या कहा, रीडिंग द बुलेटिन, वो बुलेटिन पढ़ रहा था। बुलेटिन का मतलब होता खबर, वो क्या पढ़ रहा था, वो खबर पढ़ रहा था वहां पे। इसके बाद में कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से आवाज दी भाई, कॉल्ड आफ्टर का मतलब होता पीछे से आवाज दी भाई। डोंट गो जो फास्ट बब, बब का मतलब यहां से बच्चे से लिया गया है, बब का मतलब बच्चे से लिया गया है। उसने कहा बच्चे इतनी जल्दी मत करो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने विद्यालय में बहुत ही समय पहले पहुंच जाओगे। प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब प्रचुर मात्रा में समय पहले पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा वो मेरा मजाक बना रहा है। मजाक बनाने का मतलब, अरे आप 8 बजे क्या, 7:30 बजे अपना विद्यालय खुलता है, आप 8 बजे आ रहे हो और फिर कोई पीछे से कह रहे पहुंच जाओगे तो टाइम से, तो फिर हम भी तो यही सोचे मजाक बना रहे हो मेरे। हाँ, इसके बाद एंड रेस्ट, और मैं वहाँ क्या है, हाँ मैं क्यों, एंड रेस्ट, और मैं वहाँ पहुँच गया भाई। मिस्टर एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, मैं कहाँ पहुँच गया, एम हेमल का जो बगीचा था उसके बाहर पहुँच गया। अपनी सांस ऊपर नीचे हो रही थी, आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब सांस से बाहर हो जाना। इसके बाद बात करें नेक्स्ट बात करें यूजुअली। अब बात करें आगे क्या हुआ भाई। यूजुअली का मतलब होता है सामान्यतः, यूजुअली का मतलब क्या होता है भाई, सामान्यतः व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होता था, स्कूल बिगिन का मतलब शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, वहां पे बहुत ही शोर शराबा, बसल का मतलब शोर शराबा, विच कुड बी हर्ड आउट ऑफ इन द स्ट्रीट, जो कि गली में सुनाई देता था। इतना, अरे स्कूल मंडे संडे को देखना, अपने विद्यालय में कोई शोर शराबा नहीं है, लेकिन जैसे ही अपना स्कूल शुरू होता है, बाहर गली में पता चल जाता है भाई स्कूल चल रहा है अपने पास। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग डेस्क, आवाज क्या होती थी, डेस्क को खोलने की बंद करने की आवाज होती थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिजन, एक साथ, यूनिजन का मतलब होता है एक साथ, पाठ का जो उच्चारण करता था वो आवाज होती थी। जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देते हैं, कानों पे ऐसे हाथ लगा के शुरू कर देते हैं, आप लोग भी तो ऐसे करते हो। इसके बाद में ये क्या है, वेरी लाउड, और बहुत तेज गति से, विथ ओवर हैंड्स ओवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम क्या करते थे, दोनों हाथ कान पे लगा के ऐसे और जोर जोर से पढ़ रहे होते थे एक साथ। तो ऐसे ज्यादा, ऐसे क्यों करते हैं, समझने के लिए करते हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर रैपिंग रूलर का मतलब होता है अपने पास टेबल पे डंडे की आवाज, ठाक ठाक की आवाज नहीं होती है, गुरुजी कभी कभी गुस्से में टेबल पे डंडा दे मारते हैं, वही, तो वो आवाज भी बाहर सुनाई देती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब सब कुछ शांत हो गया है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मेरी क्या इच्छा थी, मेरी ये इच्छा थी कि ये जो शोर शराबा है, ये जो शोर शराबा होता है, इस शोर शराबे के बीच में मैं बिल्कुल बिना किसी को देखे, यानी कोई नहीं देखे मुझे, इस तरीके से जाके टेबल पे बैठना चाहता था अपनी बेंच पे। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निसंदेह, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन तो बहुत सब कुछ शांति थी भाई, ऐसे शांत था विद्यालय जैसे संडे मॉर्निंग को होता है, बिल्कुल वैसे शांत था। तो मतलब अगर आपके पास सब कुछ शांत है और बीच में कोई घटना होती है तो सभी का ध्यान आपकी तरफ जाता है।
लेकिन अगर शोर शराबा हो रहा है, हो हल्ला हो रहा है, तो फिर आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन उस दिन तो ऐसा था। उसके बाद थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, विंडो से मैंने देखा, खिड़की से, मेरे कक्षा के साथियों को, क्लासमेट यानी कक्षा के साथी, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, वो सारे अपने स्थान पे बैठे थे भाई, पहले ही जाके बैठ चुके थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, और एम हेमल है वो अपने पास जो आयरन रूलर थी, जो भयानक, टेरिबल का मतलब क्या होता है, भयानक, रूलर का मतलब होता है डंडा, जो लोहे की छड़ होती है, डंडा होता है, उसके साथ अप एंड डाउन कर रहे थे। अब अंडर हिज आर्म्स, अपने भुजाओं में दबाए हुए थे डंडे को और अप एंड डाउन कर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे प्रत्येक के निगाहों के सामने से मुझे जाना पड़ा। अब जब आप लेट आते हो तो कितना शर्म महसूस होती है ना, बस बिल्कुल वैसी ही घटना यहाँ पे हुई। अच्छा, यू कैन इमेजिन, आप सोच के देखो कैसे, आप इमेजिन का मतलब कल्पना करके कर सकते हो। हाउ ब्लस्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी, शर्मिंदा होना है ना, शर्मिंदा, ये है शर्मिंदा। एंड हाउ फ्राइटन, और मैं कितना, फ्राइटन का मतलब क्या होता है, डरना, डरना या डरा हुआ, मैं एक बार तो यहाँ पे डरना लिख देता हूँ। और आप सोच के देखो मैं कितना शर्मिंदगी महसूस की मैंने और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ उस दिन। एम हेमल saw me and said very kindly, एम हेमल ने देखा और बड़ी दयालुता से कहा, काइंडली का मतलब दया भाव से कहा, गो टू योर प्लेस क्वाइकली लिटिल फ्रेंड्स, उसने कहा छोटे बच्चे, फ्रेंड्स का मतलब छोटे बच्चे से होता है ना, ध्यान से समझ लेना। वैसे छोटे बच्चे तुम अपनी सीट पे जल्दी से जाके बैठो, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, यानी हम तुम्हारे बिना ही पढ़ाई शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं उछल के गया, यानी तेज गति से गया, अपनी टेबल पे बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, वेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक कि मैंने अपने डर पे थोड़ा काबू नहीं पा लिया। लिटिल ओवर का मतलब, लिटिल ओवर का मतलब क्या होता है, फ्राइट यानी डर। फ्राइट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी डरना होता है, क्या होता है, जब तक कि मैंने अपने डर पे काबू नहीं पा लिया तब तक। डिड आई सी दैट ओवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, तब मैंने देखा हमारे जो गुरुजी थे, हमारे जो सर थे, वो बहुत ही सुंदर कोट, जो हरा कोट था वो पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसकी जो झालरदार शर्ट है वो पहने हुए थे। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और बिल्कुल सिल्की कैप जो टोपी होती है ब्लैक कलर की, वो पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारा कुछ, एम्ब्रॉयडर का मतलब होता है सजावटी, जिसको सजावटी कहते हैं ना, जिसपे कसीदाकारी होती है, सजावटी, कसीदाकारी लिख देता हूँ मैं ना, कसीदाकारी जो थी वो वहाँ पे की हुई थी, सभी पे कसीदाकारी, यानी जिसपे सजावट के लिए फूल वगैरह लगाए जाते हैं वो कसीदाकारी होती है। दैट ही नेवर रोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शंस एंड द प्राइज डेज, ऐसे कपड़े वो कभी नहीं पहनते थे। प्रश्न आएगा भाई, पक्का आ सकता है ये पैराग्राफ में से, हाँ, कि वो ऐसे कपड़े कब पहनते थे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय, यानी ऐसे कपड़े वो कभी नहीं पहनते थे के सिवाय। के सिवाय का मतलब क्या होता है, हाँ, नमः शिवाय नहीं, के सिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय नहीं, के सिवाय। इंस्पेक्शन, जब जांच पड़ताल होती थी तब वो ऐसे कपड़े पहनता था। इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच पड़ताल पे जाना होता था या आती थी। प्राइज डे, जो अपने पास फंक्शन वगैरह होते हैं उस दिन पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, और सारा स्कूल मुझे गंभीर और बिल्कुल अजीब दिखाई दिया भाई। स्ट्रेंज का मतलब अजीब और सोलम का मतलब क्या होता है, गंभीर होता है, इसका मतलब क्या होता है, गंभीर होता है। तो सारा विद्यालय मुझे बड़ा गंभीर दिखाई दिया भाई। तो फिर ऐसे क्यों है भाई, आज ऐसा क्या था, मैंने बता दिया शुरू में। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात क्या थी, सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे की बेंचेज, हमारी क्लास में जो पीछे की बेंचेज होती थी जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक ओवर सेल्वेज, वहाँ पर पीछे ग्रामीण बैठे थे बिल्कुल चुपचाप हमारी तरह से। ओल्ड होसर थे, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, वो अपने पास 3 तिकोनी जो टोपी होती है, इस तरीके से जो टोपी होती है, वो जो टोपी है वो उन्होंने पहनी हुई थी भैया ना, ये इस तरीके की टोपी होती है, वो टोपी उन्होंने पहनी हुई थी, तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद में फॉर्मर मेयर, जो पहले, फॉर्मर का मतलब पहले के, जो पहले मेयर थे ना वो भी वहाँ पे थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पहले पोस्ट मास्टर थे वो पोस्ट मास्टर भी थे, फॉर्मर का मतलब पहले। द सेवरल अदर्स बिसाइड्स, इसके अलावा कई अन्य लोग भी थे,
यानी ये बुजुर्ग लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे उस विद्यालय में, क्या था ऐसा। हाँ, एवरीबडी लुक्ड सैड, सारे कोई दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो अपने पास होसर था उसने ओल्ड प्राइमर का मतलब होता है एक पीले पन्नों की किताब, बही जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, बही जिसको कहते हैं, नोटबुक भी बोलते हैं इसको, आप अपने पास नोटबुक कहते हैं, बही, वो लिए हुए था। थम्ब्ड एट द एजेस, और उसके पन्नों पे, थंब का मतलब क्या था, अंगूठे के निशान हो जाना, थंब का मतलब ये, जैसे अपन पन्ने पलटते हैं तो जो बुक होती है उस पर अपने अंगूठे के निशान छप जाते हैं किनारे पे, एजेस जो पेजेस थे उसके किनारों पे। एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज, और इस किताब को उसने अपने पास घुटनों पे खोल रखा था, नीज का मतलब घुटनों पे। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और वो अपने पास चश्मे, जो स्पेक्टेकल का मतलब क्या होता है, चश्मे जो होता है, अपना जो चश्मा होता है वो पहने हुए था, और अपनी उस किताब में निगाहें गड़ाए हुए था, किताब पढ़ रहा था भाई, देख लो। लाइंग अक्रॉस, वाइल आई वॉज वंडरिंग, जब मैं ये सारे कुछ विचार कर रहा था, आश्चर्यचकित हो रहा था, अबाउट इट ऑल, एम हिमल माउंटेड हिज चेयर, एम हिमल है वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए, माउंटेड का मतलब होता है चढ़ना, लेकिन यहाँ बैठने से। एंड इन द सेम ग्रेव, और बहुत ही गंभीर, ग्रेव का मतलब क्या होता है, गंभीर होता है, एंड जेंटल टोन, और बहुत ही भद्र आवाज में, भद्र का मतलब बहुत ही सभ्य आवाज में, टोन विच ही हैड यूज टू मी, जो कि वो हमेशा मेरे लिए यूज करते थे, सेड माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये आपका अंतिम पाठ होगा जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, अंतिम चैप्टर है जो मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, इसके बाद द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, क्यों पढ़ाएंगे वो अंतिम चैप्टर, ऐसा क्या हो गया है भाई, तो बर्लिन से आदेश आया भाई, कहाँ से आया है, बर्लिन से आदेश आया है, ये याद रखना भाई। हाँ, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड द लोरेन, वहाँ पे आदेश आया है कि अल्सास और लोरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी इसका मतलब फ्रेंच का कुछ लेना देना नहीं रहा है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नया टीचर है वो कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही सावधानी पूर्वक, अटेंटिव का मतलब गौर से है ना, गौर से या सावधानी पूर्वक, गौर से या सावधानी से, सावधानी से सुने, ये कह रहा है। वट एट थंडरक्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, अब ये जो है ना, ये जो शब्द थे इन्होंने कहे मुझे, ये शब्द जो हमें मिला कि फ्रेंच भाषा का अंतिम चैप्टर होगा, अरे कहने का मतलब कल को कोई हम पे शासन कर ले और कह दे कि ये आपकी हिंदी चैप्टर, हिंदी भाषा वो नहीं पढ़ाई जाएगी, तो फिर हमारे साथ क्या होगा, वही बात है। तो ये मेरे लिए बिजली कड़कने वाली, थंडरक्लैप का मतलब होता है बिजली कड़कना, जो होता है ना, बिजली कड़कने जैसे, बिजली कड़कना जैसे मुझे लगे भाई ये शब्द। ओह द रेचेज, ओह बहुत ही बुरा, रेचेज का मतलब बुरा। दैट वॉज वट द हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, और यही वो सूचना थी जो वहाँ उस टाउन हॉल पे लगाई गई थी, इसीलिए टाउन हॉल के पास जो बुलेटिन बोर्ड था उसके पास भीड़ थी। अब प्रश्न ये आएगा कि बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ क्यों थी, तो प्रश्न का आंसर मैंने लास्ट में करवा रखा, चिंता मत करो, है ना, चिंता चिता का घर होता है, एक तरफ रख देना चाहिए। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम, अब वो सोच रहा है मेरा अंतिम पाठ फ्रेंच भाषा का, वाई क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने तो मुश्किल से, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, हार्डली मतलब मैंने तो मुश्किल से ही सीखा है, अभी मुश्किल से ही जाना है ये लिखना फ्रेंच भाषा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अब और नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहीं पे अवश्य रुकना पड़ेगा, मजबूरी है। देन तब वो है, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि जब मैं अपने चैप्टर से नहीं सीख पाया। तो वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, तो जब चिड़िया ही चुग गई खेत तो फिर अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होना है, यही इसके साथ हुआ। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, यानी कहने का मतलब कारण क्या था, मैं पक्षियों के अंडे खोजने में, सीकिंग का मतलब होता खोजना, पक्षियों के अंडे खोजने निकल जाता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और जो फिसल पट्टी होती है उस पर फिसलने के लिए चला जाया करता था। तो बस वही है भाई, जब अपन आप आज की इस समय, अब जब आप शुरू से समय वेस्ट करना शुरू कर दोगे, जब आपको लगेगा अरे साल भर पड़ा है अपने पास, अरे साल भर पड़ा है, सीख लेंगे सीख लेंगे सीख लेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है अंत में आपके पास समय नहीं बचता है और आपके पास तैयारी का मौका नहीं मिलता है, फिर आप कहते हो रे अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बस यही बात है भाई। हाँ,
ऐसा ही अपने पास फ्रेंच के साथ है। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, मेरी किताबें जो मुझे बेवकूफ़ जैसे बिल्कुल खराब, न्यूसेंस का मतलब खराब लगती थी, ए वाइल एगो कुछ समय पहले, सो हैवी टू कैरी, और इतनी भारी लगती थी कि मैं ले जा नहीं सकता था, इतना भारी बैग लगता था। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की, एंड माई हिस्ट्री, मेरा इतिहास ऑफ सेंट, संतों का इतिहास की जो बुक है, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरी पुरानी दोस्त हो गई है। एंड दैट आई कुडंट गिव अप, और जिनको मैं अपने छोड़ नहीं सकता। कहते हैं ना पुरानी दोस्त जो होते हैं वो छोड़े नहीं जाते हैं, तो ये तो अब मेरे पुराने दोस्त हो गए, मैं इनको छोड़ भी नहीं सकता। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और एम हेमल भी अपने पास ये विचार कि एम हेमल जा रहे हैं, हमारे गुरुजी जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, जिनको मैं दोबारा वापस नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड द हाउ क्रंकी ही वाज, तो मुझे वो जो उनका भयानक डंडा था, जो रूलर था, उसके बारे में भूल जाता हूँ, और वो कितने सनकी थे ये भी भूल गया था। क्रैंकी का मतलब सनकी होता है। जब मैं भी तो कहता हूँ ना, अरे 12वीं बाद में हम आपको एक शब्द नहीं बोलेंगे, चिंता मत करो, वही होता है। लेकिन आपको लगता है नहीं गुरुजी तो हमें यही डांटा है, अरे यहाँ को नहीं डांटा रे गुरुजी। पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, और इसी अंतिम चैप्टर के उपलक्ष्य में वो अपने जो संडे क्लॉथ्स होते हैं, संडे क्लॉथ्स होते हैं स्पेशल ओकेजन पे पहने जाने वाले कपड़े, वो पहन के आया था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेजेस वर सिटिंग देयर, और अब मैं समझ गया कि वो बुजुर्ग आदमी क्यों बैठे थे वहाँ पे, इन द बैक ऑफ द रूम, उस कमरे में पीछे बेंचेज पे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो दुखी थे भाई, टू वो भी दुखी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो ज़्यादा समय और स्कूल में नहीं पढ़ सके, इस बात का उन्हें दुख था। तो ये आ गया होगा समझ में। अच्छा, इसके बाद में इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग ओवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ द फेथफुल सर्विस। अब ये उनका क्या था, इट वॉज देयर वे टू थिंकिंग है, ये उनका तरीका था अपने गुरुजी जो कि 40 साल तक वहाँ पे नौकरी कर चुके थे, सेवा दे चुके थे, उसका धन्यवाद करने का। यानी वो लोग वहाँ पे आए और वो धन्यवाद देना चाहते थे उन गुरुजी का, उस सर का जो कि 40 साल से वहाँ पे नौकरी कर रहे थे। एंड ऑफ शोविंग, और वो दिखा रहे थे देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, और वो अपने देश के प्रति अपना सम्मान दिखा रहे थे जो उनका अब नहीं रहा है। कहाँ पे रहा है, वो तो प्रसिया का हो गया है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, और जब मैं ये सारी बातें सोच रहा था मन ही मन में, जब गुरुजी पढ़ा रहे होते हैं, आप भी सोच रहे होते हो, आई हैड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने सुना मेरा नाम पुकारा गया है, मेरा नाम किसी ने बोला है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी रिसाइट करने की, उच्चारित करने की। रिसाइट का मतलब होता है उच्चारण, है ना। अब मेरी बारी आई भाई उच्चारण करने की। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स, मैं क्या नहीं कर पाता भाई, मैंने सोचा भाई कल्पना करी, मैं क्या कर नहीं पाता पार्टिसिपल्स के वो भयानक रूल बताने के लिए जो मेरे मन में होता। लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, लेकिन थ्रू ड्रेडफुल का मतलब भयानक, पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू, लेकिन वेरी लाउड एंड क्लियर, और ऐसा लगा बिल्कुल तेज गति से बोलूंगा, ऐसा होगा, वेरी स्पष्ट बोलूंगा, बट एंड विदाउट एनी वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के बोलूंगा। मैं क्या नहीं कर पाता, ऐसा सोचा मैंने भाई, है ना, कि ऐसा क्या करूं कि मैं ऐसे बोल पाऊं, लेकिन बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं पहले ही शब्द में क्या है मिक्सअप हो गया, मेरे तो दिमाग में सारे घोड़े इधर उधर हो गए जैसे आपके हो जाते हैं। एंड आई स्टूड देयर, और मैं वहां पे खड़े के खड़े रह गया, बिल्कुल जैसे मूर्त बन गया। होल्डिंग माई डेस्क, मैं अपनी डेस्क को पकड़ के चुपचाप खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो हार्ट था वो बिल्कुल बीटिंग तेज हो गई, बीटिंग का मतलब धड़कने। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे अंदर साहस नहीं आया कि मैं ऊपर देख सकूं, बिल्कुल ही नहीं था मेरे अंदर साहस। अच्छा, आई हर्ड एम एम एल से टू मी, मैंने सुना बाद में एम एम एल मुझसे कहते हैं, उन्होंने कहा भाई आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, उसने कहा छोटे बच्चे फ्रेंड्स मैं तुम्हें नहीं डांटने वाला, स्कॉल का मतलब यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि तुम्हें खुद को बुरा लग रहा है। अब मुझे पता है बुरा लग रहा है तुम्हें, अरे जब तुम्हें खुद को बुरा लग रहा है तो मैं क्यों बुरा कहूँगा। इस बात में मुझे एक बात याद आ गई कि जिस व्यक्ति को पूरा समाज गाली दे रहा है तो फिर आप उसे क्यों गाली दे रहे हो भाई, है ना। और व्यक्ति जिसको पूरा समाज गाली नहीं दे रहा और आप अगर गाली दे रहे हो तो फिर आपको अपने मन में सोचने के भाव आने चाहिए कि मैं ऐसे गाली क्यों दे रहा हूँ,
थोड़ा सा अपने अंदर भी झांक के देख लेना चाहिए। वही बात कर रहा है, जब आपको खुद को बुरा लग रहा है तो मेरे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सी हाउ इट वो इज, अब देखो कैसे हो गया है। एवरी डे वी हैव सेड ओवर सेल्वेज, हर दिन अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, बाह। बाह का मतलब अरे बहुत है समय, कर लेंगे रे यार। जैसे आप भी तो कहते हो ना, अरे सर 12 महीने हैं, अभी तो शुरू हुआ है, 12 महीने कब चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो तुम हम कहाँ आ चुके हैं। ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, ये बहुत ही भयानक बात है अल्सास के साथ। अल्सास मतलब जैसे अपने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है वैसे ही अल्सास है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो कल तक अपने पास क्या है, याद करेगा। यानी ये सी किसके लिए है, इसके लिए है, डिस्ट्रिक्ट के लिए है। नाउ दोज फॉलो आउट फॉलोज, सॉरी फिलो है। नाउ दोज फिलोज आउट देयर विल हैव टू राइट टू से टू यू, अब वो जो बाहर साथी है वो तुमसे कहेंगे भाई, वो कहेंगे क्या, हाउ इट इज, देखो हाउ इज इट, ये कैसे हो गया। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम बहाना तो करोगे भाई हम फ्रेंचमैन हैं, हम फ्रांसी हैं, हम फ्रेंच लोग हैं, लेकिन बहाना करने से क्या होता है, जब आप पे शासन ही दूसरे देश का हो गया तो फिर आप तो उसके हो गए। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर आप देखो विडंबना, देखो अपने देश की क्या है, तुम कहते तो कि हम फ्रेंचमैन हैं तो, और आपको अपनी भाषा ना तो लिखनी आती है, ना पढ़नी आती है, ना बोलनी आती है, तो फिर कहाँ के अपने देशभक्त है। इसके बाद बट यू आर नॉट द रोस्ट, लेकिन तुम ही सबसे बुरे थोड़ी हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, उसने कहा बेचारे छोटे फ्रेंड्स तुम ही बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ग्रेट डील ऑफ द रिप्रोच ओवर सेल्वेज विथ, हम सभी इस बात के जिम्मेदार हैं, हम सभी इस बात के जिम्मेदार हैं कि आपको अपनी भाषा नहीं आ रही है। इसके बाद में हाँ, योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न, सबसे पहले तो तुम्हारे माता पिता की गलती है, वो चिंतित ही नहीं थे। एंजियस का मतलब क्या होता है, चिंतित होना ना, चिंता भाव करना, चिंतित, या मैं चिंतित ही लिख देता हूँ, चिंतित भाव नहीं है इनफ टू लर्न यू, कि वो तुम्हें पढ़ाने के लिए चिंतित ही नहीं थे। द प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, उन्होंने क्या किया, या तो तुम्हें किसी फार्म पे काम लगा दिया या किसी मिल में काम लगा दिया, ताकि आपके पास थोड़े पैसे और आ सके, थोड़े धन के लालच में उन्होंने ऐसा किया भाई। एंड आई, और मुझे देखो मेरी क्या गलती है। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं खुद को दोष देता हूँ। ब्लेम का मतलब क्या होता है, दोष देना। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैं तुम लोगों को अपने पौधों में पानी, फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेज देता था, है ना, बाद में खा लूंगा मैं, अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेज देता था, जब आपको पढ़ाने के बजाय, यानी आपको पढ़ाने के बजाय मैं अपने फूलों में पानी देने के लिए भेज देता था, तो गलती मेरी भी है। इसके बाद में आगे क्या दिया हुआ है, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं कभी मछली पकड़ने जाना चाहता था, फिशिंग का मतलब मछली पकड़ने के लिए, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था, तो जब मुझे मछली पकड़ने जाना और मैं आप लोगों की छुट्टी कर देता था, तो गलती तो मेरी भी है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक के बाद दूसरी बातें करते गए। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, और वो फ्रेंच भाषा के बारे में बात करते रहे लगातार। से दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो कहते हैं कि ये हमारे विश्व की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, और सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, बहुत ही तार्किक भाषा है। लॉजिकल का मतलब क्या होता है, तार्किक भाषा। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस, इसे हमें अपने बीच में सुरक्षित रखना है। भाई दूसरे देश का शासन तो हो गया, लेकिन अपने बीच में इसको सुरक्षित रखना है। एंड नेवर फॉरगॉट इट, और कभी नहीं भूलना है। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब अपने पास लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एज, इसके बाद में लॉन्ग एज द होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेजेस, इट इज द एज इफ द हैड टू कीप और की टू देयर प्रिजन, तो जब तक वो अपनी भाषा के साथ बने रहेंगे, ये उनकी क्या होती है, आज़ादी की चाबी होती है उस जेल से। अब कैसे होती है मैं बता देता हूँ। दूसरे देश ने आप पे शासन कर लिया, उनको आपकी भाषा नहीं आती है। जब आप कोई प्लान बनाते हो तो अपने भाइयों से बात करोगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो जब तक आप अपनी इस भाषा से चिपके रहोगे, जब तक अपनी भाषा में बात करते रहोगे, तब तक आपके पास क्या है, अपने उस जेल से आज़ादी होने की चाबी होती है। देन ही ओपनड ए ग्रामर, उसके बाद में उन्होंने एक व्याकरण की किताब खोली। एंड रीड अस ओवर लेसन, उन्होंने हमें व्याकरण का पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ भाई, अमेज्ड का मतलब आश्चर्यचकित हुआ, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट,
मुझे आश्चर्य हुआ, भाई कितनी आसानी से समझ गया। ऑल ही सेड seemed so easy, वो जो कुछ भी उन्होंने बताया वो बहुत ही आसान लगा भाई। सो इजी, बहुत ही सरल लगा। आई थिंक टू, फिर मैंने सोचा, फिर मैं सोचता हूँ, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, फिर मैंने सोचा कि हाँ, गलती क्या है, गलती यह है कि मैंने कभी भी इतनी सावधानी से, केयरफुली का मतलब क्या होता है, सावधानी से नहीं सुना मैंने आज तक, है ना, ये सबसे बड़ी गलती है। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और उन्होंने मतलब टीचर ने भी इतनी धैर्य के साथ एक्सप्लेन नहीं किया है। एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या करना, एवरीथिंग यानी बहुत सब कुछ, मच पेशेंस यानी ज़्यादा, पेशेंस यानी धैर्य के साथ। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, और ऐसा लगा जैसे वो बुजुर्ग आदमी, वो हमारा टीचर, जाने से पहले सब कुछ हमें सिखाना चाहता है, ऐसा लगा मुझे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और ऐसा लगा जैसे एक ही स्ट्रोक में, एक ही पल में सारी बातें हमारे दिमाग में बैठाना चाहते थे वो। इसके बाद आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद में वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, फिर हमारा लेखन का पाठ हुआ। इसके बाद दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सास, और उन कॉपियों पर ऐसे राउंड हेड में ऐसे ऐसे करके अपने पास फ्रांस अल्सास ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, कहीं समझ लो, बता रहा हूँ, ये रहा, ये लिखा हुआ था भाई। इसके बाद में They looked like the little flags floating everywhere in the school room, और वो सारी किताबें जो नोटबुक थी वो ऐसे लग रही थी, वो कि छोटे छोटे झंडे लग रहे थे जो उस स्कूल में चारों तरफ दिखाई दे रहे थे। इसके बाद hung from the road at the top of our desk, और ऐसा लगा जैसे कि वो अपने पास किसी रोड यानी सरिया वगैरह जो होता है, डंडा वगैरह जो होता है, उसके सहारे हमारे टेबल पे लगे हुए थे, ऐसे झंडा लगा हमें। You ought to have seen हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और आपको देखना चाहिए था कि वो सारा कुछ कैसे व्यवस्थित था कार्य के लिए। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना शांत वातावरण था बिल्कुल वहाँ पे। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और जो एकमात्र आवाज़ आ रही थी वो पेपर जो हम लिख रहे थे उन पेपर पे पेन के लिखने की आवाज़ आ रही थी, और कोई आवाज़ नहीं थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, कभी एक दो बार भंवरे, बीटल्स का मतलब जो काले रंग का वो टाटियों नहीं हुआ कह रहा है, हाँ भंवरों, वो उड़ा भाई, वो उड़े, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि हमने ट्रेसिंग फिक्स हुक्स पे काम कर रहे थे, जो अपने पास मछली पकड़ने का कांटा होता है ना, उस पर काम कर रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, ऐसे लगा जैसे वो भी फ्रेंच हो। टू ऑन द रूफ द पिजियंस क्विड वेरी लो, और छत पे हमने सुना जो कबूतर थे वो भी मध्यम आवाज में, लो आवाज में क्विड कर रहे थे, वो करते ना कू कू, वो कर रहे थे ना, हाँ। एंड आई, सर आप तो आवाज भी निकाल लेते हो, मुझे क्या नहीं आता है। हाँ, थॉट टू माई सेल्फ, फिर मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, फिर मैंने सोचा क्या वो लोग कबूतरों को भी जर्मन भाषा में बोलना सिखाएंगे, गाना सिखाएंगे क्या, नहीं, इवन द पिजियंस यानी कबूतरों को भी ये होता है। इसके बाद में बात करें तो क्या, वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैंने अपने पास से राइटिंग जब लिख रहा था और फिर मैंने ऊपर देखा, आई सा एम एमएल सीटिंग, फिर मैंने देखा एम एमएल सीटिंग कर रहे थे, बैठे हुए थे, मोशनलेस का मतलब बिना हलचल के वहां पर बैठे हुए थे, इन द हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट द वन थिंग, और ऐसा लगा वो पहले एक चीज को देख रहे थे, फिर दूसरी चीज को देख रहे थे, और फिर तीसरी चीज को देख रहे थे, देन एट अनदर, फिर दूसरी पे, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, और ऐसा लगा जैसे कि वो उस स्कूल कमरे के प्रत्येक चीज को अपने दिमाग में फिक्स करना चाहता था कि ये चीज ऐसी दिखती है, ये चीज ऐसी दिखती है, ये चीज ऐसी दिखती है। इसके बाद फैंसी यानी कल्पना करो, कल्पनात्मक। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 वर्षों तक वो आदमी वहां पर रहा भाई, 40 साल तक आप लोग एक ही स्थान पर रहो और फिर कहे चलो निकलो यहां से, फिर सोच के देखो क्या होता है। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन द फ्रंट ऑफ हिम, और वो अपने पास के सामने जो क्लास क्या है उस खिड़की और क्लास के सामने रहा है, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसे ही।
ओनली द डेस्क एंड द बेंचेज हैड बीन रोन स्मूथ। अगर मैं बात करूं अपने पास तो वो डेस्क और जो बेंचेज है वो ही अपने पास स्मूथ हो गई है भाई। रोन स्मूथ का मतलब होता है थोड़ी खरदरी हो जाना। द वॉलनट ट्रीज बाहर जो अखरोट का पेड़ था इन द गार्डन वर टॉलर, वो बड़ा हो गया है। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, और वो अपने पास खिड़की के सहारे छत पर चढ़ गई है जो अंगूर की बेल लगाई थी। हाउ इट मस्ट हाउ ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, यानी कहने का मतलब है जब आपके पास क्या होता है कि 40 साल तक एक जगह रहो, आपने पेड़ लगाया वो पेड़ बड़ा हो गया, आपने अंगूर की बेल लगाई वो बड़ी हो गई है, और फिर आपको अचानक कह दे कि यहाँ से निकल के भाग जाओ, निकलो यहाँ से, तो कितना दुख होता है आप लोगों को, बहुत दुख होता है। इसके बाद में पुअर मैन, बेचारा आदमी, द टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और उसने अपने जो ऊपर का कमरा था उसमें उसकी बहन जो थी उसकी आवाज़ आ रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो अपना ट्रंक्स का मतलब होता सामान, वो अपने सामान वगैरह जो थे वो पैक कर रही थी अपने बैग में, ये था भाई, अपने पास ये आवाज़ सुनी उसने। इसके बाद फॉर द मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको वो देश अपने पास उसी दिन अगले दिन को छोड़ना था, बिल्कुल ये आदेश थे भाई कि वो अपने देश को छोड़ के जाए। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन वो उसमें साहस था कि वो प्रत्येक जो चैप्टर होता है, प्रत्येक जो चैप्टर था उसको सुन सके अपने पास अंतिम समय तक, यानी अंतिम समय तक वो अपने पास क्या था, साहस कर रहा था भाई। आफ्टर द राइटिंग, यानी लेखन कार्य के बाद में, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास का चैप्टर हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड, और चैंटेड का मतलब होता है एकला, वो जो होता है ना एक साथ स्वर में बोलना, वो देर देर बा बेबी बोबू, यानी अपने पास जो क ख ग नहीं होते क्या, उनका उच्चारण किया। चैंटेड का मतलब होता है उच्चारण करना। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और पीछे की तरफ देखूं तो ओल्ड होसर ने अपना चश्मा पहना, दोबारा नाम आया, अब नहीं आएगा। होल्ड, किसका नाम आया है, होसर का। होल्डिंग द प्राइमर इन हिज बोथ हैंड, वो अपने दोनों हाथों में अपनी प्राइमर, वो जो अपने पास ग्रंथ था ना उसको पकड़े रहता है। स्पेल द लेटर्स विथ दैम, और वो अपने लेटर्स को पढ़ रहा था, उन जो बच्चे बोल रहे थे ना उनके साथ अपने अक्षरों को बोल रहा था। इसके बाद यू कुड सी दैट ही, तुम देख सकते थे कि वह भी वाज क्राइंग, वह रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल, उसकी आवाज़ कांप रही थी। ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, कांपने का मतलब जब अपन बात करते हैं रोते रोते, तो वो जो कांपना होता है वो होता है ट्रेम्बल। विथ इमोशन, भावनाओं से। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और इस तरीके से वो देख रहा था, बोल रहा था कि हम सभी हंसना चाहते थे और रोना चाहते थे। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, फिर मुझे याद है, मैंने कितने अच्छे से याद किया अपना अंतिम चैप्टर, अपना अंतिम अध्याय। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और फिर उसी समय अपने पास चर्च की घंटी बजी जिसमें 12 बजे का समय दिखाया गया। दैन द एंजलस, उसके बाद एंजलस का मतलब क्या होता है, चर्च में जो देव की प्रार्थना होती है देवदूत के लिए, यानी चर्च में जो क्राइस्ट की प्रार्थना होती है उसको एंजलस बोलते हैं। एट द सेम मोमेंट, और उसी समय द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन, और उसके बाद ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन का मतलब होता है जो अपने पास प्रशियन सैनिक थे उनके जो आवाज़ होती है, ट्रम्पेट्स का मतलब उनके जो संकेत होते हैं, ढोल वगैरह की जो होती है ना, वो अपने पास जो घंटी बजती है वो सायरन जिसको अपन कहते हैं, हाँ, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और ये क्या था, ये संकेत था कि वो अपने पास ड्रिलिंग से वापस आ रहे हैं। साउंडेड अंडर ओवर विंडो, और उनकी आवाज़ हमारी खिड़कियों के नीचे सुनाई दी। विंडोज, माई एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हुए, वेरी पेल, बहुत ही पीले पड़ गए, सफ़ेद पड़ गए, थक गए। इन हिज चेयर, अपने चेयर पे। आई नेवर सा हिम बैक लुक सो टॉल, मैंने उसको इतना महान पहले कभी नहीं देखा भाई। माई फ्रेंड्स, उसने कहा, सैड ही, उसने कहा, आई, उसने वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन रुक गया गला। बट समथिंग चोक्ड, चोक्ड का मतलब होता है रोक देना, गला रूंधना, चोक्ड मतलब यहाँ पे, चोक्ड का मतलब होता है इसको रूंधना ही बोलते हैं भाई। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पाया। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ ऐसे मुड़ा भाई। टुक ए पीस ऑफ चौक, उसने एक चौक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट, और जितनी ताकत उसमें थी भाई, अपनी ताकत से भाई कमज़ोर पड़ गया था, और वो अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके एज लार्ज एज ही कुड, जितने बड़े अक्षरों में लिख सकता था उतने बड़ों में। वाइव ला फ्रांस का मतलब था फ्रांस जिंदाबाद रहे।
Then he stopped and leaned his head against the wall. और फिर वो रुके और अपना सर दीवार के सहारे लगा देता है. And without a word, और बिना किसी शब्द के, he made a gesture to us with his hand. और उन्हें हमें ऐसे बिना शब्द के ऐसे जाने के लिए कह देता है. स्कूल इज डिसमिस्ड, वो कहते हैं स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, अब तुम जा सकते हो. तो ये कहानी होती है आपके अंतिम चैप्टर की. अंतिम चैप्टर नहीं, अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उस फ्लेमिंगो बुक का, उसका नाम जो अंतिम चैप्टर है, उसकी कहानी ये होती है. अब इसके जो पैराग्राफ्स वगैरह है ना, वो जो मैंने बताए हैं वो ज़रूर पढ़ने हैं. उनके प्रश्न हम अलग से करने वाले हैं. घबराना नहीं है कि गुरुजी पैराग्राफ तो आपने प्रश्न तो नहीं करवाए पैराग्राफ के, चिंता मत करो, हर चीज़ करवाऊंगा. अभी फिलहाल अपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं. बढ़िया चैप्टर है तो इसके क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट बताऊँ वो अभी समझ लेना, आप लोगों को समझना जरूरी है भाई. पहला प्रश्न क्या है, जो आपके चैप्टर के बीच में भी रहे होंगे ना, तो उन चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ. जो चैप्टर के बीच में प्रश्न उनकी बात कर रहा हूँ मैं. सारे प्रश्न यहाँ पे आने वाले हैं. देखो, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे. उस दिन स्कूल के लिए फ्रेंड्स से क्या आशा की गई थी कि वो अपने याद करके आएगा, तो पार्टिसिपल्स था भाई. देखो, फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड, फ्रेंड्स से आशा थी टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे विथ द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स. सबसे पहले तो पार्टिसिपल्स के नियमों की याद करके आए, के नियम याद करके, ये आशा थी. हिज टीचर एम हेमल हैड अनाउंस्ड ही वुड क्विज द क्लास ऑन द टॉपिक, क्योंकि उसके टीचर ने क्या किया था, घोषणा करी थी कि इस टॉपिक पे प्रश्न पूछेंगे. हाउएवर, फिर भी फ्रेंड्स वाज अनप्रिपेयर्ड एज ही डिडंट अंडरस्टैंड द लेसन. लेकिन फ्रेंड्स था आपकी तरह, वो नहीं समझ पाया, तो वो बिल्कुल अनभिज्ञ था, उसने तैयार नहीं किया भी. नेक्स्ट है, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे. दोनों सेम हो गए क्या? अरे ये तो दोनों सेम हो गए भाई प्रश्न, ये दोनों नहीं, ये रिपीट हो गया भाई, इसको छोड़ो. नेक्स्ट बात करते हैं. तो नेक्स्ट भी अपने पास ये रिपीट हो गए भाई, कोई मिस्टेक से हो गया भाई, चिंता मत करना, घबराना नहीं है. तो ये प्रश्न अपने पास रिपीटेड है, तो इसको छोड़ो. यहाँ से देखते हैं. What changes did the order from Berlin cause in the school that day? अच्छा, उस दिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अभी बता देता हूँ, याद कर लेना, रट लेना, पक्का आएगा. 3 नंबर का. कितने नंबर का? 3 अंक का आएगा. अच्छा, क्या है कि बर्लिन से जो आदेश आए थे उनसे क्या परिणाम हुए विद्यालयों में. देखो, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हसल बसल ऑफ द स्कूल लाइफ टू ए स्टैंड स्टिल. सबसे पहले तो बर्लिन से जो आदेश आया था उससे जो स्कूल में शोर शराबा होता था वो बिल्कुल शांत हो गया. द टीचर एम हेमल बिकेम मोर सिंपैथेटिक टू हिज स्टूडेंट्स. जो टीचर थे एम हेमल, वो बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण बन गए अपने स्टूडेंट्स के प्रति. एंड टॉट हिज लेसन विथ मोर पेशेंस. और उन्होंने अपने बहुत ही धैर्य के साथ प्रश्नों को पढ़ाया भाई, अपने चैप्टर को. द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर लेसन क्लासेज. जो स्टूडेंट्स थे वो भी अपने पास क्या है, अटेंटिव, सावधान हो गए अपने लेसन्स के प्रति. द विलेजर्स हु वर सिटिंग एट द यूजुअली एम्प्टी बैक बेंचेज. और वो जो बैक बेंचेज खाली रहती थी वहाँ पे ग्रामीणवासी बैठे थे. एंड हैड कम टू शो देयर रेस्पेक्ट एंड द ग्रेटिट्यूड टू एम हेमल, रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल मोर देन द डिड. और वो अपने पास एम हेमल का धन्यवाद करने के लिए आते हैं क्योंकि वो स्कूल ज़्यादा नहीं जा पाए. इसके बाद द ऑर्डर आल्सो ब्रॉट अबाउट ए ग्रेट चेंज इन द फीलिंग्स ऑफ द पीपल टुवार्ड देयर कंट्री एंड देयर नेटिव लैंग्वेज. और लोगों के मन में जो ऑर्डर था वो अपने देश के प्रति, अपनी भाषा के प्रति क्या भावनाएं ले आता है. देयर वाज ए जनरल सैडनेस अबाउट नॉट बीइंग एबल टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ लर्निंग फ्रेंच व्हेन इट वाज इजी एक्सेसिबल. वहाँ पे एक भावना पैदा आ जाती है कि लोग जो कि अपने पास क्या है, जो दुख का भाव आ जाता है कि उन्होंने अपनी जो भाषा जब आसानी से प्राप्त कर सकते थे, आसानी से सीख सकते थे, तब हमने नहीं सीखा, ये भी भाव आ जाता है वहाँ पे. तो ये हो जाता है. इनका स्क्रीनशॉट लेते चलना भाई, आप लोगों को प्रश्न करने भी है. नेक्स्ट क्या है, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज. अच्छा, एम हेमल के प्रति जो फ्रेंड्स था उसकी भावनाएं कैसे बदल गई, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको भी. देखो, फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल अंडरगो एज सिग्निफिकेंट शिफ्ट भाई. सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण शिफ्ट थी भाई. महत्वपूर्ण शिफ्ट का मतलब पहले क्या करता था, इनिशियली प्रारंभ में, इनिशियली मतलब प्रारंभ में ही डिसलाइक्स एम हेमल एंड द स्कूल. पहले तो वो एम हेमल को और स्कूल को पसंद नहीं करता था. फाइंडिंग देम ए बर्डन, उनको वो बहुत ही वजन समझता था. हाउएवर व्हेन ही लर्न्स इट्स
देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, जब उसने ये जाना कि उनका अंतिम चैप्टर है फ्रेंच भाषा का, एम हेमल विल बी लिविंग, और वो जा रहे होंगे, फ्रेंच डेवलप्स ए डीप एप्रिसिएशन फॉर हिज टीचर एंड द लैंग्वेज। फिर उसके मन में एक गहरा भाव, प्रशंसनीय भाव आ जाता है अपने टीचर के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, ये होता है। अच्छा, व्हाट चेंजेस केम ओवर लिटिल फ्रेंच आफ्टर द ही हर्ड एम हेमल्स अनाउंसमेंट, जब एम हेमल का अनाउंसमेंट सुना तो उससे फ्रेंच पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या आए उसके मन में भाव। देखो, व्हेन एम हेमल अनाउंस दैट दिस वाज टू बी देयर फॉर लास्ट फ्रेंच क्लास, ए ग्रिम रियलाइजेशन डाउन ऑन फ्रेंच, हाँ भाई, और उसके मन में क्या होता है, एक दुख का भाव आ जाता है भाई, दैट ही कुड हार्डली राइट हिज लैंग्वेज एंड नाउ ही वाज बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लर्न इट। उसने क्या कहा कि मैं मुश्किल से तो लिखना सीख पाया था और अब मैं इससे वंचित रह जाऊंगा। डिप्राइव्ड ऑफ का मतलब वंचित रह जाना इस भाषा को सीखने से। ही फेल्ट वेरी गिल्टी ऑफ नेग्लेक्टिंग हिज क्लासेज, सबसे पहले तो उसको गिल्टी महसूस होता है, दुख महसूस होता है, बुरा महसूस होता है अपने क्लासेज नेग्लेक्ट करने के लिए, अवहेलना करने के लिए, अपने चैप्टर्स नहीं पढ़ने के लिए, एंड स्केपिंग स्कूल, स्कूल से बचने के लिए। द थॉट ऑफ लॉजिंग हिज टीचर्स एम हेमल आल्सो पेन हिम, और जो टीचर को खोने का जो भाव था वो भी उसे कष्ट पहुंचाता है। पेन का मतलब कष्ट होता है, ये कष्ट होता है, तो ये भी बढ़िया प्रश्न है। इसके बाद व्हाट वाज द टेम्पटिंग फ्रेंच टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल दैट मॉर्निंग, उस सुबह फ्रेंच को स्कूल जाने से रोकने के लिए बाहर क्या आकर्षक लगा उसको भाई, तो बहुत सी बातें थी आगे शुरू में। फ्रेंच वाज वेरी लेट फॉर दैट मॉर्निंग, उस स्कूल के लिए बहुत देर से था। एम हेमल वाज टू क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पे एम हेमल प्रश्न पूछने वाले थे। एंड फ्रेंच न्यू नथिंग, और फ्रेंच कुछ नहीं जानता था। फियर्ड ए स्कॉल्डिंग, और डांट का डर था एक। The bright weather, woods filled and the chirping of birds tempted him to spend the day outdoors, और जो अपने पास ब्राइट वेदर था, चमकीला मौसम था, वुड्स जो जंगल थे, खेत थे, और जो पक्षियों की चहचहाट थी, वो उसे ऐसा लगा, आकर्षित किया कि मैं ना स्कूल जाने के बजाय बाहर आनंद से रहूँ, मजे से रहेंगे। इसके बाद वाई डिड एम हेमल राइट वाइवला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड, अपने पास ब्लैक बोर्ड पे वाइवला फ्रांस क्यों लिखा। देखो, बिफोर डिसमिसिंग द क्लास एम हेमल राइट्स वाइवला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद रहे, यानी हमेशा रहे। ऑन द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखता है। ही वॉज एक्सट्रीमली पेट्रियटिक, वो बहुत ही पेट्रियटिक यानी साहसी और देशभक्त था। And he does this to make the Alsace conscious that they had to safeguard their language and identity among themselves, as this was the key to their prison. वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपनी भाषा को क्या अपने दिमाग में जिंदा रखे, क्योंकि ये उनकी चाबी है सफलता की, ये दिखाना चाहते थे। नेक्स्ट क्या था, कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल का कैरेक्टर स्केच अभी तक पूछा नहीं है आज तक, पूछ सकते हैं, अब की बार आप लोगों के लिए स्पेशल तैयार है ये प्रश्न। एम हेमल इज पोर्ट्रेड एज ए पैशनेट, डेडिकेटेड एंड पेट्रियटिक फ्रेंच टीचर, डीपली अटैच्ड टू हिज स्टूडेंट्स, उसको बहुत ही देशभक्त, बहुत ही पैशनेट यानी बिल्कुल आक्रामक, और बहुत ही अपने पास डेडिकेटेड यानी अपने किसी काम के प्रति कृतज्ञता रखने वाले एक फ्रेंच टीचर के रूप में चित्रित किया गया है। पोर्ट्रेट का मतलब चित्रित, तो जो कि अपने स्टूडेंट्स के साथ क्या है, अटैच्ड है भाई। इसके बाद एंड द फ्रेंच लैंग्वेज, और फ्रेंच भाषा के साथ भी जुड़े हुए हैं गहराई से। ही एम्बडीज ए सेंस ऑफ ड्यूटी, उसके मन में ड्यूटी का कर्तव्य जागता है भाई। रिग्रेट, उसके मन में दुख का भाव आता है। एंड इमोशन से फेयरवेल एज ही फेसेस हिज लास्ट डे ऑफ द टीचिंग इन अल्सास, और उस बात जब वो अल्सास में अंतिम दिन पढ़ा रहा होता है तो उसके भी दुख के भाव पैदा होते हैं उसके मन में। एम हेमल इज स्ट्रिक्ट येट केयरिंग, हाँ एम हेमल स्ट्रिक्ट टीचर हैं भाई, लेकिन केयरिंग, परवाह करने वाले। इम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन, वो जोर देते हैं शिक्षा पर, एंड द फ्रेंच लैंग्वेज, और फ्रेंच भाषा पर। एंड फील्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टूडेंट्स लैक ऑफ प्रोग्रेस, और वो स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस में जो कमी होती है उसके लिए खुद को जिम्मेदार भी मानते हैं। वट वॉज मोर टेम्पटिंग दैन रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, ये बिल्कुल प्रश्न रिपीट हो गया, पीछे आ चुका है, कैसे भी आ जाए प्रश्न वही है। द ब्राइट सनशाइनी डे हो सकता है, बर्ड चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, द साइट ऑफ द एक्सरसाइजिंग प्रशियन सोल्जर्स, ऑल दिस सीम्स टू फ्रेंच टू बी मोर टेम्पटिंग देन टू द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, ये सारा कुछ टेम्पटिंग लगता है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर अब कंप्लीट हो जाता है
और ये जो क्वेश्चंस है ये भी मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। रही बात अपने पास कुछ और प्रश्नों की, तो उसके लिए चिंता मत करो, मैं आप लोगों के साथ जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया साल भर रहने वाला हूँ, हर चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं जिसमें आपके अंक कट जाएंगे। आपको तो बस मेरे साथ रहना, बने रहना है। अब अगर आप लोगों ने क्लास यहाँ तक देख ली है, प्रश्न अगर आप लोगों ने कर लिए हैं, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।